नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अधिगम क्या है इसके बारे में बताएंगे। हमारे पेपर थर्ड का तीसरे यूनिट का क्वेश्चन है। इस यूनिट में कई बार प्रश्न पूछे थे कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम की विशेषताएं कौन सी हैं या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इन तीनों चीज़ों के अलावा इस जो अधिगम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम आपको आज थोड़ा ब्रीफ से बताएंगे। तो हाँ भी, अधिगम क्या कहलाता है। हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन हम अनेक प्रकार के बहुत से कार्य करते हैं। तो हम बहुत से कार्य करते हुए कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं। धीरे धीरे हम जैसे वातावरण के संपर्क में आते हैं, वातावरण के संपर्क के आने के बाद हम अनेक जो प्रयास करते हैं उन सभी प्रयासों के माध्यम से हम कुछ न कुछ सीखते हुए चलते हैं। इस क्रिया में हम अपने परिवार, समाज, अन्य व्यक्तियों से भी लाभ उठाते हैं। या अपने समाज से क्या, भी समाज में जो व्यक्ति है जिससे संपर्क में आएंगे उनके माध्यम से हम सीखते हैं भी। उसके बाद में परिवार है, परिवार हमें सदस्य हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं, या अन्य व्यक्ति जिनके संपर्क में आते हैं वो भी हमें कुछ न कुछ, उनसे भी हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का एक केंद्र बिंदु है। अधिगम शिक्षा का दिल क्यों माना गया है? क्योंकि शिक्षा का सारा कार्य अधिगम पर ही निर्भर करता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अधिगम करवाना, बच्चों को सिखाना। तो बच्चों को सिखाना ही हमारा अधिगम का प्रमुख उद्देश्य है। तो अधिगम से क्या होता है? अधिगम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो अधिगम हमारे कहाँ होता है? अभी स्कूल के जो हमारे स्कूल में भी होता है, घर में भी होता है, खेल के मैदान में होता है, सभी स्थान पर हमारा अधिगम होता है। तो अधिगम के लिए हम क्या करते हैं? जो भी चीज़ें हैं जो सीखते हैं वो अनेक प्रकार की चीज़ों को हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे इन सीखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, हमारी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है। जो चीज़ हमें नहीं पता था उनके अधिगम के द्वारा हम उन चीज़ों को सीख जाते हैं, जिनके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और ये अधिगम हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, क्योंकि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कभी रुकने वाली नहीं है। जो व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से प्रारंभ होकर जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक ये अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कभी भी नहीं रुकता, कहीं भी जाओ वहीं पर हर जगह अधिगम हमारा होता रहता है। तो अधिगम से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई हैं। जैसे वुडवर्थ ने बताया कि अधिगम नए ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। तो वुडवर्थ ने क्या बताया? नए ज्ञान, अधिगम के द्वारा हम क्या सीखते हैं? नए ज्ञान, किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। नई अनुक्रियाओं को भी, नए रिस्पॉन्स, उनके जो हमारे रिस्पॉन्स अनुक्रियाओं को क्या होती है वो सारी चीज़ अधिगम के द्वारा ही होती हैं। अगर नया ज्ञान, नई अनुक्रिया नहीं होगी तो हमारा अधिगम नहीं होगा। तो उसी प्रकार जैसे जेपी गिलफर्ड ने क्या बताया है, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम माना है। तो भी व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन कैसे? कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से हमारे व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, यह अधिगम माना गया है। दूसरा व्यक्ति कौन? जो व्यक्ति हमें सिखा रहा है, जिसके माध्यम से हम सीख रहे हैं, वो दूसरा व्यक्ति कहलाता है। तो उसके द्वारा हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, उसको हम किन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार की चीज़ों को ग्रहण करते हैं, वो सब अधिगम के अंतर्गत आता है। तो उसी प्रकार जैसे एक बताया, क्रॉनबेन ने बताया कि अनुभव के परिणाम से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। भी अनुभव के परिणाम स्वरूप जैसे जैसे हमारे किसी चीज़ में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा हमारा अधिगम अच्छा होता जाएगा। क्यों बताया भी है अनुभव इसमें? क्योंकि हर कई बार हम जो हमारी किसी चीज़ का जब एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंस के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि हम जो भी सीखते हैं वो हमारे अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। व्यक्ति जो भी कार्य सीखता है वो अपने अनुभव के माध्यम से सीखता है। तो ये तो क्या था भी अधिगम की कुछ से परिभाषाएं थी। अब हम आपको आगे जिक्र करते हैं कि अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी। तो सबसे नंबर 1 इस मानते कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कैसे मानी? मैंने आपको बताया कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जब उसकी मृत्यु होती है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, क्योंकि व्यक्ति का अधिगम कहीं नहीं रुकता। जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर जब उसकी मृत्यु होती है तब तक वो कंटिन्यू अधिगम चलता रहता है। तो इसलिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी गई है।
नंबर 2 बताया इसमें व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन कैसे? अगर किसी चीज़ के सीखने से अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हमारा अधिगम नहीं हुआ। तो अधिगम कब होगा? जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, तभी हमारा अधिगम होगा। क्योंकि व्यवहार परिवर्तन, जब किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती तो वो चीज़, नई चीज़ हम सीखते हैं, नया ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो इसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट इसमें बताया कि सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया कैसे? यूनिवर्सल। ये अधिगम किसी एक स्थान पर निर्भर नहीं है, ये किसी भी स्थान पर हो सकता है, इसलिए सार्वभौमिक मानी गई है। भी भारत में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, आप किसी भी स्थान पर जाओ, कहीं भी जाओ, वहीं भी व्यक्ति का अधिगम होता रहता है। व्यक्ति धीरे धीरे उन सब स्थानों पर सीखता हुआ आगे बढ़ता है, तो इसलिए इसको सार्वभौमिक प्रक्रिया माने है। नेक्स्ट जो बताया भी समायोजन की प्रक्रिया। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया कैसे? एडजस्टमेंट कैसे? जब व्यक्ति किसी स्थान पर जाता है तो प्रारंभ में वहाँ पर समायोजन नहीं कर पाता, परंतु धीरे धीरे वहाँ की परिस्थितियों, वहाँ के अनुभव जैसे सीखता है, उनके अनुसार वहाँ पर समायोजित हो जाता है। समायोजित कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ के सारी चीज़ें वो धीरे धीरे वहाँ पर सीख जाता है, उनके रहन सहन, उनके खान पान के बारे में जान जाता है, तो व्यक्ति वहाँ धीरे धीरे वहाँ पर समायोजित हो जाता है। तो किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, जब उसके हम धीरे धीरे समायोजित हो जाते हैं, तो ये समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें नेक्स्ट बताया भी उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य केंद्रित है। अभी उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित कैसे है? मैंने बताया कि हम जो भी कार्य करते हैं, अगर हम रोटी भी खाते हैं तब खाते हैं हमें भूख लगती है, तो भूख लग हमारे क्या होगा? एक उद्देश्य होगा, क्योंकि अगर भूख को शांत करेंगे तभी तो हम रोटी खाएंगे, नहीं अगर हमें भूख नहीं लगे तो हम रोटी नहीं खाएंगे। उसी प्रकार अधिगम का भी कुछ उद्देश्य होता है। व्यक्ति क्या सीखना चाहता है, क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो उसका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, उसी को ध्यान में रखकर व्यक्ति अधिगम करता है। नेक्स्ट अभी विकास की प्रक्रिया माना है। तो अधिगम को विकास की प्रक्रिया कैसे माना है? जब भी व्यक्ति जब कुछ सीखता है तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, तो ज्ञान में वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का विकास हो रहा है। तो इसलिए अधिगम को एक विकास की प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है। नेक्स्ट इसमें बताइए अनुभवों की नई व्यवस्था है। तो अधिगम अनुभवों की नई व्यवस्था कैसे है? क्योंकि इसमें हम नए अनुभव, नए ज्ञान की प्राप्त करते हैं, तो इसमें हमारे धीरे धीरे नए नए अनुभव होते हैं, तो इसलिए इसको अनुभवों की नई व्यवस्था माना गया है। नेक्स्ट भी क्रिया और वातावरण का परिणाम। क्रिया और वातावरण का परिणाम क्या? जब व्यक्ति किसी कार्य करने के लिए कुछ क्रिया करता है और वातावरण कहाँ पर, किस प्रकार के इन्वायरमेंट में वो कार्य कर रहा है, उसी के माध्यम से हम सीखते हैं। तो इसके लिए एक इन्वायरमेंट का भी होना जरूरी है और किसी विशेष क्रिया का भी होना जरूरी है, तभी व्यक्ति का अधिगम हो पाएगा, नहीं नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट भी अधिगम स्थानांतरण। तो अधिगम स्थानांतरण कैसे है? क्योंकि नया ज्ञान जो आज हमने सीखा, उस ज्ञान को हम दूसरे स्थान पर जब प्रयोग करते हैं तो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, तो इसलिए अधिगम को स्थानांतरण माना जा रहा है। नेक्स्ट अभी इसमें हम क्या कहते हैं, व्यवहार के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। व्यवहार के सभी पक्ष, जो हमारे व्यक्ति के जितने व्यवहार हैं उनके सभी पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक, अनेक प्रकार के जो हमारे पक्ष हैं, उन सभी का इस पर प्रभाव पड़ता है। जीवन की मूलभूत प्रक्रिया। जीवन की मूलभूत प्रक्रिया कैसे भी? क्योंकि ज्ञान हमारा जीवन का एक प्रमुख साधन है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति को कुछ नहीं पता होगा, तो इसलिए इसको जीवन की मूलभूत प्रक्रिया भी माना गया है। संपूर्ण प्रक्रिया। संपूर्ण प्रक्रिया कैसे? ज्ञान के द्वारा हम संपूर्ण चीज़ को सीखते हैं, संपूर्ण कार्य करते हैं। अगर व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो संपूर्ण नहीं है, तो जो भी कार्य सीखते हैं हम संपूर्ण के द्वारा सीखते हैं। इसमें नेक्स्ट बताया भी उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध। उद्दीपन मतलब इसको स्टिमुलेशन करेगा तभी हमारी अनुक्रिया, जो व्यक्ति को उद्दीपन करता तभी तो अनुक्रिया होगी। अगर कोई व्यक्ति स्टिमुलेशन उद्दीपन नहीं करेगा तो हमारी किसी भी प्रकार की अनुक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है कि अधिगम है और उद्दीपन और अनुक्रिया का बीच के कारण ही संभव हो पाता है। तो ये क्या थी भी हमारी अधिगम की विशेषता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सीखने वाले के प्रकार के अनुसार, शरीर के अंगों की सहभागिता के अनुसार और मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों के अनुसार अधिगम। तो इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। तो तीनों नंबर 1 का मतलब है सीखने वाले प्रकार के अनुसार। सीखने वाले के 2 प्रकार के होते हैं, कि जानवरों द्वारा अधिगम और एक मानवों द्वारा अधिगम। जानवरों द्वारा अधिगम को जानवरों के व्यवहार में किसी कार्य को करने से परिवर्तन होता है सीखने से, तो वो जानवरों द्वारा अधिगम कहलाता है। और दूसरा मानव द्वारा अधिगम,
कि एक मानव, मैंने आपको बताया कि इस सृष्टि की जो सबसे सुंदर रचना बताई गई है वो मानव ही व्यक्ति को बताई गई है। तो मानव में अनेक प्रकार की क्रिया करता है। तो मानव कब कब सीखता है? विशेषावस्था में अधिगम करता है, बाल्यावस्था में अधिगम करता है, किशोरावस्था में करता है, प्रौढ़ावस्था में करता है। तो ये सब क्या है कि मानव अपनी अवस्थाओं के अनुसार धीरे धीरे अधिगम करता हुआ आगे बढ़ता है। तो मानव जो अपनी अवस्थाओं के अनुसार अधिगम करता है तो मानव द्वारा अधिगम कहलाता है। इसमें नेक्स्ट बताया कि शरीर की अंगों की सहभागिता के अनुसार अधिगम। अभी शरीर के सहभागिता के अनुसार इसको दो उपभागों में बांटा गया। दो उपभाग कौन से? एक तो गत्यात्मक और एक विचारात्मक अधिगम। तो गत्यात्मक अधिगम इसमें दो चीज मान, गत्यात्मक जो हमारे मांसपेशियों के द्वारा जो मसलर्स, जो जिसमें हमारी क्रिया किसके द्वारा होता है? मांसपेशियों के द्वारा जो क्रिया संपन्न की जाती हैं वो गत्यात्मक अधिगम कहलाता है। तो मांसपेशियों के द्वारा जो हमारा होता है इसमें दो प्रकार है, संवेदन गति अनुसार और प्रत्यात्मक गत्यात्मक अधिगम। संवेदन गति को हम किससे समझे? हमें सेंसर मोटर को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जब हम कोई ज्ञान अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो सेंसर मोटर अधिगम कहलाता है। दूसरा बताया भी प्रत्यक्षम गत्यात्मक अधिगम। प्रत्यक्षल कौन सा? जब हम किसी जटिल कौशलों को अर्जित करते हैं, किनके द्वारा? भी किसी चीज को हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर जब किसी जटिल चीज को हम सीखते हैं तो प्रत्यक्षल अधिगम कहलाता है। जैसे नृत्य करना, साइकिल चलाना, हाथ से लिखना, तैरना, संगीत सीखना, वाद्य यंत्र बजाना, ये सब हमारी क्या है कि शरीर की सहभागिता के माध्यम से हो रही है। व्यक्ति नृत्य करेगा तो शरीर का अंग होता है, साइकिल चलाएगा तो हम इसमें व्यक्ति क्या प्रत्यक्ष रूप से सारी चीज़ों को सीखता है, तो इसको प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाया। तो दूसरा हमारा कौन सा बताए? विचारात्मक अधिगम। विचार कौन से? हमारे कॉन्सेप्ट के द्वारा होता है, विचारों के अनुसार जो हमारा अधिगम होता है वो विचारात्मक अधिगम की श्रेणी में रखा गया है। इसमें व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से कार्य करता है, विचारों के माध्यम से व्यक्ति इसमें सीखता है। तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत इसमें निम्न प्रकार का बताया है। तो नंबर 1 बताइए प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम कौन सा होता है? जो ठोस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम चीज़ को सीखते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से जिस कार्य को हम सीखते हैं, चित्र बनाना, किसी चीज़ का अपने विचार प्रस्तुत करना, तो प्रत्यात्मक अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट बताइए सप्रत्यात्मक अधिगम। सप्रत्यात्मक अधिगम अमूर्त ज्ञान को जब हम किसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखते हैं, उनके मूर्त विचारों को अपने मूर्त विचार में धारण करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है भी सहचार्यात्मक अधिगम। सहचार्यात्मक अधिगम कौन सा? इत्तेफाक या अचानक का संबंध करता है। मतलब जब किसी चीज़ की सूचना, जब किसी चीज़ को हम स्मरण करते हैं तो इत्तेफाक या अचानक से हमारी जो चीज़ में अंतर्गत आ जाती हैं तो वह सहचार्यात्मक अधिगम कहलाती है। जब रास्ते में चलते चलते अचानक हमसे कोई मिल जाता है, कोई चीज़ टकरा जाती है, तो इत्तेफाक से हमारे सामने जो घटना घटित होती है उसके माध्यम से इसको हम सीखते हैं। और इसमें नंबर 4 बताइए काल्पनिक अधिगम। काल्पनिक अधिगम कौन सी है? इमेजिन करना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन सब चीज़ों की हम करते कल्पना करते हैं। भूतकाल में हमारे साथ कोई घटना घटी, उसको वर्तमान में जोड़ते हैं, भविष्य के साथ जोड़ के देखते हैं, उनकी हम कल्पना करते हैं। कल्पनाओं के माध्यम से हम सब कुछ सीखते हैं। अपने दिमाग में किसी चीज़ की आकृति बनाना, किसी चीज़ को सीखना, किसी चीज़ को ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना, वो सब किनके माध्यम से? कल्पना के माध्यम से जब करते हैं तो कल्पनात्मक अधिगम कहलाता है। तो इसके बाद हमारा नंबर 3 आता है मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों के अनुसार अधिगम। तो मानव व्यवहार के पक्ष कौन से होते हैं? मानव व्यवहार के पक्षों के अनुसार इसको 3 प्रकार का अधिगम बताया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। हाँ, विज्ञानात्मक अधिगम कौन सा होता है? व्यक्ति के ज्ञान से संबंधित जो अधिगम होता है वो ज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। इसमें किसके माध्यम से? व्यक्ति भी स्कूल में सीखता है, स्कूल में किनके? अपने अध्यापकों के माध्यम से, अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, अपने सिलेबस के माध्यम से जब विभिन्न प्रकार की जब ज्ञान प्राप्त करता है, किसी चीज़ के बारे में धारणा बनाता है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखता है, किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो ज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। उसके बाद नंबर 2 इसमें कौन सा बताया था अभी हमने? भावात्मक। भावक अभिव्यक्तियों का एटीट्यूड। इसमें दृष्टिकोण और मूल्य मानव व्यवहार द्वारा सीखे जाते हैं। कौन से भी? मानव व्यवहार के द्वारा इसमें जो हम कार्य सीखते हैं वो भावात्मक होता है। किसी समूह के बारे में के साथ संबंधों के विकास के बारे में सोचना, किसी की संवेदन, भावना, स्थायी योग्यता, आत्मोन्नति के बारे में जो सीखते हैं तो भावात्मक अधिगम कहलाता है। और नंबर 3 बताया भी हमारा क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम कौशलों द्वारा सीखना भी कहते हैं।
कौशल कौन से? किसी विशेष स्किल्स के माध्यम से वह अधिगम प्राप्त करते हैं, किसी कौशल के माध्यम से अधिगम प्राप्त करते हैं तो वो कौशलात्मक अधिगम के अंतर्गत है। जैसे कि विशिष्ट खेल खेलना या किसी विधि के बारे में जानना, प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, प्रत्यपुष्टि, अभ्यास, ये सब हमारे कौशलात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या थे भी, इसके 3 प्रकार के अधिगम बताए गए थे। परंतु कुछ अन्य लोगों ने कुछ अन्य प्रकार के भी अधिगम बताए हैं। तो वो अधिगम के कुछ अन्य प्रकार कौन से बताएं? नंबर 1 बौद्धिक। बौद्धिक अधिगम कौन सा बताया भी? अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार जब हम कुछ कार्य करते हैं, जब कुछ सीखते हैं तो हमारा बौद्धिक अधिगम कहलाता है। नंबर 2 बताया भी अनुशीलनात्मक अधिगम। अनुशीलनात्मक अधिगम कौन सा? किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, दोष, गुण, सौंदर्य आदि की बोध की क्षमता करने की योग्यता का हमारे अंदर विकास होता है तो अनुशीलनात्मक अधिगम कहलाते हैं। किसी चीज़ की देख हम उसकी अच्छाई बता देते हैं, उसकी बुराई बताते हैं, उसके बाद भी जैसे हमें गुण दोष बताते हैं, सौंदर्यात्मक चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनके बोध करते हैं तो अनुशीलनात्मक अधिगम कहलाता है। इसमें नेक्स्ट बताइए अनुकरणात्मक अधिगम। अनुकरणात्मक किसी चीज़ को धारण करना, अनुकरण करना, वो चीज़ अनुकरणात्मक अधिगम कहलाता है। जैसे नृत्य धारण करना, किसी चीज़ को देख कर उसको सीखना, उसको धारण करना, संगीत सीखना, ये अनेक प्रकार की क्रिया होती है, अनुकरणात्मक अधिगम के अंतर्गत होती है। और नंबर 4 समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम कौन सकता है? जब किसी चीज़ की समस्या हम देखते हैं, किसी कोई हमारे सामने समस्या आती है तो समस्या के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करके उसको ठीक प्रकार से हल करने की कोशिश करते हैं तो वह समस्यात्मक अधिगम कहलाता है। तो इस प्रकार ये हमारे अधिगम के कुछ प्रकार बताए गए।